Let us start. Okay, तो फ्रॉम द पाइड पाइपर ऑफ हैमेलिन, इसमें चूंकि आपने पहले भी इसको अच्छी तरह से याद किया है, लेकिन इसके टोन, अगर आप इसको देखेंगे टोन में कैसे पढ़ेंगे, तो हमारे यहाँ वो गाना आता है, वो रे मामा रे। हाँ, देखा है ना आपने? तो यू कैन एक्चुअली सिंग इट लाइक दैट। तो बाद में मैं आपको वो समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। जहाँ तक इसके इंग्लिश को पढ़ने की जो प्रैक्टिस थी, वो हमने परसों की अच्छी तरह से की, और अब आपको अच्छी तरह से ये जो है पढ़नी आती है। टोन में सिखाऊंगा, इसकी जो है राइम स्कीम के बारे में मैं आपसे बात करूंगा, वो सारे के सारे बातें। लेकिन आज जो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, उसमें आपको सबसे पहले याद रखना है कि ये पाइपर ऑफ हैमेलिन जो है, ये असल में फोकलोर है, यानी एक तरह का एक कुछ कहानियां होती है चंद लाखों की। इसी तरह ये जर्मनी के एक शहर हैमेलिन की कहानी है। वहाँ पर कहा जाता है कि पुराने ज़माने में ये हुआ है, एक्चुअली वाकई ये हुआ है, और वहाँ पर लोग इसको फिर बयां करते थे। अब वो डिस्कशन अगर आप इसको देखेंगे कि वो डिस्कशन बहुत सारी किताबों में लिखा हुआ है, इसके मुतालिक कहानियाँ लिखी हुई है कि किस तरह से असल में जो अगर आप इसको देखेंगे, ये इस कहानी, और ये लंबी पोम है, इतनी ही नहीं है, ये इतनी ही नहीं है, बहुत लंबी पोम है। मैं आपको दिखाऊंगा पूरी पोम। ये काफ़ी बड़ी पोम है और इसके 4-5 हिस्से हैं, और इसमें से एक हिस्सा जब उस हैमलिन के शहर में जो आफत आ जाती है, उसका पहला हिस्सा कि वो क्या करते हैं, वो 8-9 लाइनों में पहले उसने लिखा है रॉबर्ट ब्राउनिंग ने। और उसके बाद ये हिस्सा शुरू होता है कि जब वो उस शहर में हैमलिन में आता है, तो वहाँ के मेयर से बात करता है कि मैं ये निकालूंगा यहाँ से जो रैट्स जिन्होंने इस पूरे शहर को टेक ओवर किया है, तबाह किया है, तो मैं इसको, यहाँ तक कि कहा जाता है कि इतने ज़्यादा थे कि बिल्लियाँ डरती थी रैट्स से, बिल्लियों को भी वो खा जाते थे, इतने रैट्स हुआ करते थे वहाँ पर। तो एक तरह की जिसको हम कह सकते हैं, ये कुदरत की तरफ से एक आफत भी हो सकती है। तो हम आज इसको हम एंटरटेनमेंट के लिए देखेंगे, इसको तहकीक करने के लिए नहीं कि मतलब ये वाकई हुआ था या नहीं हुआ था, दैट्स नॉट आवर डिस्कशन, लेकिन पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। और ये पोम इतनी ही नहीं है, बहुत बड़ी है, बहुत लंबी है, और उसका मैं आपको जो है बाद में, जिस तरह से मैंने आपको पिछले दिन गुलिवर जो है गुलिवर्स ट्रैवल्स जो मैंने आपको दिखाई, इसी तरह मैं ये पूरी पोम जो है आपको, लंबी पोम कितनी है उसको दिखाऊंगा ज़रूर, और उसके बहुत सारे हिस्से। और मैंने आपको बताया अगर इसको गाना है तो आप इसको वैसे गा सकते हैं उसी टोन में जिस टोन में हम, हालांकि इसकी जो है गाई ये किसी ने नहीं है, क्योंकि काफ़ी लंबी पोएम है। इसको शायद इंटरनेट पर ये यूट्यूब पर नहीं मिलती है कि किसी ने इसको गाया हो, लेकिन मैंने जब इसको देखा तो इसके मीटर्स उससे मिलते जुलते हैं, जो हम गाते हैं रे पापा रे मामा वो गाते हैं ना, वो गाना एक, तो उस तरह से उस तरह की रिमझिम इसमें पाई जाती है। तो हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ये पाइड पाइपर जो है, ये फ्लूट बजाने वाला, इसको यथेस नाई पर नाई वायन वो एक था, एक तरह से एक जादूगर था, उसके जादुई टोन हुआ करते थे। तो वो उस शहर में आ जाता है जिसको रैटस ने अपने लपेट में लिया था। तो वो इसके साथ वादा करते हैं कि अगर आप ये परेशानी हमसे दूर करेंगे तो हम आपको बहुत सारा सोना देंगे। लेकिन बाद में वो इसके साथ वादा वफाई नहीं करते हैं, तो वो वहाँ के बच्चों को ले जाता है अपने साथ। फिर वो अगेन आ जाता है, अपनी पाइप को बजाता है, और फिर वहाँ उस शहर के बच्चे उसके साथ चले जाते हैं। तो फिर उनमें से 2 बच्चे बच जाते हैं। यहाँ पर भी एक जो है जिसको हम कहते हैं कि एक ही रैट बचता है बाकी। तो लेकिन बच्चों में से 2 बचते हैं। एक ऐसी लड़की होती थी जो डेफ थी, जो सुनती नहीं थी, और एक लड़का जो था वो लेम था, लंगड़ा था, वो सारे लड़कों के पीछे भाग नहीं सका। तो वो 2 बच गए वहाँ उस इलाके में। फिर इसके साथ कुछ इधर उधर होता है, तो फिर कहा जाता है कि उन बच्चों को बचा लिया गया। तो उसने एक गुफा में उनको छुपा लिया था, तो उसके पैसे दिए गए, तो उसने उनके बच्चों को छोड़ दिया।
तो ये उस पूरी की पूरी उस लंबी फॉर्म में मिलती है। लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ उस चीज को बयान किया गया है जो रैट्स से मुतलिक है, चूहों से मुतलिक है। सो लेट अस स्टार्ट। Into the street the piper stepped, smiling first a little smile. अब ये शहर के बीचों बीच आ गया पाइपर, इनके साथ अब इसका जो हो गया कि क्या अहद हो गया, वादा हो गया कि हम क्या करेंगे आपके लिए, वो क्या करेगा, जो मैंने आपको कहानी सुनाई। तो फिर वो शहर के बीचों बीच उतर गया एक स्ट्रीट में। तो बाजार में जब वो आ गया, उसने कदम रखा, स्माइलिंग फर्स्ट ए लिटिल स्माइल, उसके चेहरे पर एक हंसी दौड़ी, क्योंकि उसको पता था मैं क्या करने जा रहा हूं। अपने काम की काफी महारत रखता था वो शख्स। एज इफ ही न्यू व्हाट मैजिक स्लेप्ट, क्योंकि उसको पता था, जैसा मैंने कहा, उसको पता था कि मेरे लिप्स के अंदर या मेरे अंदर कौन सा जादू छुपा हुआ है, सोया हुआ है। उसको ये पता था मैं क्या करने वाला हूं, उसको इसका इत्मीनान था। क्योंकि जब किसी आदमी को इत्मीनान होता है कि मुझे पता है इस बारे में, तो एक मुस्कुराहट उसके चेहरे पर होती है। लेकिन जब आदमी इस लायक नहीं होता है तो परेशानी में होता है, घबराहट उसके चेहरे पर होती है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इसको इसके चेहरे की मुस्कुराहट हमें ये बताती है। इन इज क्वाइट पाइप द वाइल देन लाइक ए म्यूजिकल अडैप्ट, फिर उसने थोड़ी देर के लिए जो उसकी पाइप जो थी, जो उसकी नाई थी या फ्लूट वनंश, तो वो उसने बजानी शुरू कर दी। देन लाइक ए म्यूजिकल अडैप्ट, जिस तरह एक म्यूजिक बजाने वाला माहिर जो करता है, टू ब्लो द पाइप हिज लिप्स ही रिंकल, और उसने अपने होंठों के साथ इस शहनाई को लगाया। और शहनाई जब उसने अपने मुंह के साथ लगाई, और आप जानते हैं कि शहमसातन और जो हमारा चेहरा होता है इसमें झुर्रियां आ जाती है, अच्छे गैनी प्यावन अच्छे। तो उसने जब वो नाई अपने मुंह में ले ली तो उसके चेहरे पर कुछ झुर्रियां आ गई, झुर्रियां बन गई। एंड ग्रीन एंड ब्लू हिज शार्प आइज ट्विंकलर, और जो उसकी आंखें थी ये सब्ज माइल नीले गहरे रंग की थी। यानी इससे भी पता चलता है ये अजीब गरीब शक्ल सूरत का आदमी था, ये आम तरह से और उसकी जो आंखें थी वो टिमटिमा रही थी। अगर आप यहां इस तरह से देखेंगे कि इस तरह की आंखें बिल्ली की होती है, और बिल्ली पैदाइशी दुश्मन होती है किनकी? किनकी? रैट्स की। अंडरलाइंग इसके बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। तो अगर इसकी मीनिंग्स पर बात करेंगे, चूंकि ये वही जानता है जिसने लिखी है, रॉबर्ट ब्राउनिंग ही असल मीनिंग समझता है इसकी, हम तो अंदाजा लगा सकते हैं। तो मैं इस चीज को कभी कभार मैं अपनी इमेजिनेशन को दौड़ाता हूं, तो मुझे लगता है कि ये इस तरह का जो इस्तेआरा उसने इस्तेमाल किया है। तो क्योंकि इमेजरी जो होती है पोएम्स में, इमेजरी जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। लाइक ए कैंडल फ्लेम वेयर साल्ट इज स्प्रिंकलर, और इसकी आंखें इतनी चमक रही थी उसी तरह से जिस तरह से अगर आप एक शमक के ऊपर साल्ट स्प्रिंकलें तो वो टिमटिमाता है। तो घर में अगर आप ये करेंगे, घर में शमा जलाएंगे और फिर जब वो जलना शुरू कर देंगे तो उस पर आप हल्का सा स्प्रिंकल करेंगे, किससे? तो वो जब फट जाता है, वो नमक जब फट जाता है तो उसमें टिमटिमाहट और वो ट्विंकल करता है, बहुत ज्यादा टिमटिमा जाता है। एंड एयर बिफोर, एयर मतलब बिफोर, दैट इज कबलजी, 3 शिल नोट्स द पाइप अटर्ड, और उसने मौसीकी की 3 तेज सदाएं निकाली, यानी 3 नोट्स निकाले हैं। और आपने देखा होता है जब कोई शहनाई बजाता है तो आपने देखा होगा कि टच टिम नोट आसन सुशोरबन, तू 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 ऐसे होता है ना। तो इस तरह से वो जब वो बजती है तो इसने भी 3 नोट्स निकाले, और म्यूजिक की आवाज को जब निकाला जाता है तो दैट इज कॉल्ड नोट्स। उनको क्या कहते हैं? तो मौसीकी की ये सदाएं होती है। और इसने इट अटर्ड, इसने वो बोली बजाई। उसके बाद यू हर्ड एज इफ एन आर्मी मटर्ड, और स्टार्ट में क्या हुआ, चूंकि इसने कहा 3 टोन्स लगाए इसने, कितने? 3 टोन्स। अब आप देखेंगे पहला है मटरिंग, फिर है ग्रम्बलिंग, फिर है रम्बलिंग। अब इसमें देखेंगे पहला है मटरिंग, फिर है ग्रम्बलिंग, फिर है रम्बलिंग। तो ये 3 टोन है, यानी एक टोन दूसरे को लीड करता है, दूसरा तीसरे को लीड करता है। मैं आपको समझाऊंगा कैसे, इसको आप अच्छी तरह से दिमाग में रखें।
यू हर्ड एज इफ एन आर्मी मटर्ड। आप ऐसा समझ लीजिए, जब उसने वो बजाई तो आप समझ लीजिए जैसे आर्मी जो है आपस में बड़बड़ा रही है। जब बहुत सारे लोग, आर्मी का मतलब होता है यानी सोल्जर्स की एक बड़ी तादाद, एक फौज जब आपस में बातें करना शुरू करता है तो वहां वो बड़बड़ाहट सुनाई देती है, आवाज सुनाई देती है एक तरह की। एंड द मटरिंग गिव टू ए ग्रम्बलिंग, फिर ये बड़बड़ाहट और ज्यादा बड़ी हो जाती है, ये आवाजें और ज्यादा बड़ी होती है। यानी पहले वाला नोट हल्का सा, फिर यही नोट और ज्यादा बड़ा, देन एंड द ग्रम्बलिंग गिव टू ए माइटी रंबलिंग, फिर गड़गड़ाहट शुरू हो गई। यानी टोन हल्का सा, उसके बाद उससे ज्यादा, फिर बहुत ज्यादा ये टोन बढ़ा। समझो इवन आपने आप समझ लिया 3 श्रिल नोट्स का क्या मतलब हो गया। यानी पहला श्रिल नोट मटरिंग था, दूसरा श्रिल नोट उसी से ग्रम्बलिंग बना, फिर उसी ग्रम्बलिंग से माइटी रम्बलिंग हो गई। माइटी रम्बलिंग का मतलब है बहुत जबरदस्त गड़गड़ाहट। इस तरह की आवाजें उसमें से निकल गई। एंड आउट ऑफ द हाउस द रैट्स केम टम्बलिंग, और वो लड़खड़ाते गिरते गिराते सारे घरों से दौड़ के चले आ गए। कौन? रैट्स। ग्रेट रैट्स, स्मॉल रैट्स, लीन रैट्स, ब्राउनी रैट्स। अब हर तरह हर किस्म के रैट्स हैं, बड़े रैट्स, छोटे रैट्स, दुबले पतले रैट्स, ब्राउनी भूरे रंग के रैट्स। आप जानते हैं ज्यादातर जो रैट्स होते हैं भूरे रंग के होते हैं। अब यहां पर भी जब आप देखेंगे कि उसने भूरे रंग का इस्तेमाल 2-3 तरह से किया है। ब्राउनी भी कहा है, ब्राउन भी कहा है, समझ रहे हैं, और ग्रे भी कहा है। हालांकि ये लगभग एक ही किस्म का रंग है, लेकिन हल्का फुल्का फर्क होता है इन रंगों में। जब आप कलर्स को देखेंगे तो उसमें ब्राउनी जिसको हम कहते हैं वो ब्राउन से मुख्तलिफ होता है, ब्राउन ग्रे से मुख्तलिफ होता है। ग्रे सफेदी माइल होता है, उसमें थोड़ी सी सफेदी होती है, और ब्राउन जो होता है वो जर्दी माइल थोड़ा सा होता है, और ब्राउनी जो होते हैं वो रंग कहलाते हैं जो असल में आपने देखे होंगे चूहे, जो आम चूहे होते हैं उस तरह के रंग के। समझ रहे हैं? यानी इस तरह से भी जब आप अंग्रेजी सीखते हैं तो इसमें अल्फाज जो है, इसी वजह से हम कहते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर बहुत ही मीठा है, क्योंकि इसमें पुराने ज़माने के शायरों ने बहुत ज़बरदस्त लैंग्वेजेस का मिश्रण किया है। अब एक ही तरह का रंग है ब्राउन, उसी को ग्रे को ही हम ब्राउन को ग्रे कहते हैं, मतलब ये एक तरह के होते हैं लगभग आमतौर पर भूरा रंग, लेकिन इसने अलग अलग से बताए हैं। ब्राउन रैट्स, ब्लैक रैट्स, ये आप समझ रहे हैं, ग्रे रैट्स, टॉनी रैट्स, टॉनी का मतलब है हल्के फुल्के, यानी जिनका वजन ज्यादा नहीं है। ग्रे ओल्ड प्लाडर्स, गे यंग फ्रिस्कर्स। अब यहां पर बहुत जबरदस्त उसने एक डिवाइस का इस्तेमाल किया है। अगर आपको पता है कि हर चीज का अपोजिट होता है, और हमने पिछले उनमें पढ़ा है कि एक वर्ड होता है और उसका अपोजिट भी होता है। अगर आप इन तीनों को देखेंगे, ग्रेव, ओल्ड, प्लाडर्स को आप देखेंगे, इसके तीनों अल्फाज जो आगे आते हैं वो इनके अपोजिट हैं। गे यंग फ्रिस्कर्स, ग्रेव का गे, ओल्ड का यंग, प्लाडर का फ्रिस्कर, ये अपोजिट है एक दूसरे की। बहुत जबरदस्त, मतलब इंसान का दिमाग चकरा जाता है कि किस तरह से ये शायर लोग कितने ज्यादा गहरे सोच वाले मालिक होते हैं। और जब मैंने इसका ट्रांसलेशन, अब मैं तो वो पढ़ाऊंगा किस तरह से आमतौर पर इसको किस तरह से, लेकिन मैं जो समझता हूं कि रॉबर्ट ब्राउनिंग के दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा था, मैं समझ रहा हूं कि उसका वो मतलब नहीं है जो आम लोग इसका मतलब निकालते हैं। मैं समझता हूं कि इसका मतलब है पुराने लुटेरे और नए छापेमार, ये मैं समझता हूं। पुराने लुटेरे, ये भी इसका मतलब हो सकता है जो मैं कह रहा हूं आपको। हालांकि मैं ये वसूख से यही नहीं कहता हूं कि रॉबर्ट ब्राउनिंग का यही मतलब था, कि उसमें से पुराने लुटेरे भी निकले जिन्होंने बहुत सारे लोगों को लूटा है। ऐसे उनमें चूहे थे, बूढ़े चूहे, जिन्होंने काफी लोगों को लूटा था, तो ये पुराने लुटेरे हो गए। और नए छापेमार, अब जो नए जवान चूहे थे ये तो जबरदस्त छापा मार के फटाफट तेजी से वापस आ जाते हैं, तो ये भी वहां से निकल के आए। लेकिन मैं इसको बाकी जो लोग हैं इसको किस तरह से देखते हैं, हम इसको, मैंने आपको बताया द फर्स्ट 3 वर्ड्स दे कंट्रास्ट विद द सेकंड 3 वर्ड्स। ग्रेव जो है गे के साथ कंट्रास्ट करता है, ओल्ड यंग के साथ कंट्रास्ट करता है, और प्लाडर फ्रिस्कर के साथ कंट्रास्ट करता है। ग्रेव का मतलब है सोलम और सीरियस, यानी ऐसे लोग जो काफी सीरियस होते हैं। या आप एक साथ ग्रेव असल में हम कब्र को भी कहते हैं, और ग्रेव ओल्ड का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका हो, इतना बूढ़ा हो गया हो
कि कैन ए कवर इन दिस बर्ड्स पैराडाइज बोलते हैं, बहुत ज्यादा बूढ़ा, ये भी इसका मतलब है। और उसके बाद आता है ओल्ड का मतलब ओल्ड ही है, और प्लाडर का मतलब पीपल हु प्लॉड अलोंग, दैट इज वॉक स्लोली। आपको पता है बूढ़े आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं, बूढ़े आहिस्ता आहिस्ता, तो इसका मतलब ग्रे ओल्ड प्लाडर्स का मतलब है बूढ़े भी लंगड़े लुलाते चलते जा रहे थे, ये इसका मतलब है। एंड परहैप्स बिकॉज ऑफ देयर एडवांस्ड एज, ये इस वजह से क्योंकि उनकी उम्र का तकाजा है कि जब आदमी बूढ़ा हो जाता है, चाहे ये जानवर हो चाहे इंसान हो, बूढ़ा हो जाता तो फिर तो धीरे धीरे चलता है, धीमी जिसको हम कहते हैं रफ्तार से चलता है, आहिस्ता चलता है। और गे का मतलब है हैप्पी, वहां ग्रेव का मतलब है सॉलम और सीरियस, ये मिस बड़ा आंसू खुमार बुझस, और वो लगता हो कि ये हंसमुख नहीं है, सीरियस सा उसका चेहरा दिखता है, तो ये बिल्कुल उसके उलट है। गे का मतलब होता है हैप्पी, बहुत बड़ा खुश मिजाज। तो यंग, आप जानते हैं यंग का मतलब है जो नौजवान हो। और फ्रिस्कर्स पीपल हु वॉक विथ ए लाइवली फ्रिस्की स्टेप, जो बहुत तेज भागते हैं। अब आपको समझ में आ गया कि वहां पर प्लाडर का मतलब होता है जो आहिस्ता चलता हो, गिरते गिराते चलता हो, लेकिन फ्रिस्कर का मतलब होता है जो बहुत तेजी से चलता है। दैट इज वाई मैंने वहां इसका जो ट्रांसलेशन किया, अब आपको समझा, मैंने कहा बूढ़े लुटेरे और जवान छापामार क्योंकि जो बूढ़े हैं उन्होंने माल लूट के अब वो एक जगह बस बैठ गए हैं, अब वो कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन नए छापेमार ये हर दिन नया डाका डालते हैं। तो इस तरह के वहां चूहे मौजूद थे, फादर्स, मदर्स, अंकल्स, कजन्स, क्योंकि ये एक दूसरे के रिश्तेदार भी थे। कोई किसी का बाप था तो कोई किसी की बीवी थी, कोई किसी की बहन थी, कोई किसी का कजिन था, कोई किसी का, समझ रहे हैं? तो ये सारे के सारे निकाय। कॉकिंग टेल्स एंड प्रिकिंग व्हिस्कर्स, अब ये भी एक मसला है, किस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। यानी कुछ धुम उठाए और कुछ मूंछों को ताव दिए हुए चल रहे थे, समझ रहे हो? कॉकिंग टेल्स, अपने टेल को जो है उसको उठाना, जैसे घोड़ा अपने दुम को उठाता है फिर हिलाता है, दैट इज कॉल्ड कॉकिंग टेल, समझ रहे हैं? और प्रिकिंग व्हिस्कर्स, ये मोचा जब विस्कर्स किनको कहते हैं, गागड़ा सुनिए गौशासन, और प्रिकिंग यानी बहुत खड़े, यानी मूंछों को जैसे ताव दिया हुआ चलता है। फैमिलीज बाय टेंस एंड डजन्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, हस्बैंड्स, वाइफ्स, हर तरह के लोग, हर तरह के रिश्तेदार वहां थे। फैमिलियों के फैमिलियां, और आप जानते हैं कि जो ये चूहे होते हैं इनकी बहुत बड़ी फैमिली होती है। और हमारे यहाँ पुराने ज़माने में एक कहानी हुआ करती, एक जिसको हम कहते हैं आम उर्फिया में प्रेस वनन है, अच्छी प्रेस वनन। तो ये होता था, मतलब जब हम छोटे थे तो यहाँ हमारे गांव में एक शख्स रहता था, तो वो अक्सर बेशतर ये पुराने ज़माने के ये पहेलियाँ हमसे पूछता था। तो वो कहता था कि बेरे बेरे बाशत बेरे, बेरे मजबा गगड़ा जाब, तो बहुत लंबी ये वो थी। फिर कहता था कि इसका वो कैलकुलेशन करके दे दो कि कितने वो चूहे हो गए। तो मुझे लग रहा है कि उसका भी कोई ना कोई इसके साथ वो है कि क्योंकि जब ये किसी जगह पर जब चूहे जो हैं नशोनुमा पाते हैं तो बहुत ज़्यादा फैलते हैं, बहुत ज़्यादा। और इनके ज़रिए से पुराने ज़माने में बहुत बड़े बड़े जो प्लेग्स आते थे, कॉलरा फैलती थी या मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ फूट पड़ती थी इनकी वजह से। तो ये काफ़ी ज़्यादा होते हैं। दैट इज़ वाई ही हैज़ रिटन हियर फैमिलीज बाई टेन्स एंड डजन्स, दर्जनों की दर्जनें फैमिलियाँ। फैमिली में दर्जन के दर्जन लोग होते थे, कुछ ब्रदर्स आपस में होते थे, कुछ सिस्टर्स, कुछ हस्बैंड्स, कुछ वाइव्स चले जा रहे थे। फॉलोड द पाइपर फॉर देयर लाइव्स, वो किसके पीछे पीछे भाग रहे थे? पाइपर के पीछे पीछे। फ्रॉम स्ट्रीट टू स्ट्रीट ही पाइपर एडवांसिंग, वो अपनी बीन बजाता हुआ, शहनाई बजाता हुआ वो आगे चलता गया। एंड सिटअप फॉर सिटअप दे फॉलो डांसिंग, और उसके हर सिटअप के पीछे वो अपना सिटअप लगाया, यानी वो उसके पीछे पीछे चल रहे थे। फॉलो डांसिंग, खुशी खुशी नाचते कूदते वो चले जा रहे थे। अनटिल दे केम टू द रिवर वेसर, अब एक वहां पर एक बहुत बड़ा दरिया है, ये आज भी जर्मनी में मौजूद है, वेसर का दरिया। तो वो वहां पहुंचे। वायर इन ऑल प्लंजर, अब उन्होंने उसमें डुबकी मारी और वो सारे डूब गए एंड पेरिशेड, और खत्म हो गए। समझ रहे हैं? सेव वन, उसमें सिर्फ एक बचा, स्टार जो मजबूत है, जूलियस सीजर, ये रोमन एम्परर था जूलियस सीजर। उसके साथ कहा रोमन एम्परर जूलियस सीजर की तरह वहां सिर्फ एक आदमी बचा।
ये इस वक्त यहां पर उसने एज जूलियस सीजर क्यों इस्तेमाल किया, इसको हम सिमिली कहते हैं। तो ये आपको आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा जब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, तो सिमिलीज का इस्तेमाल कैसे होता है। जब हम एज या लाइक का इस्तेमाल करते हैं तो सिमिलीज कहते हैं, क्योंकि इमेजरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसमें पोइट्री में। तो वो किस तरह का ब्रेव, कितना मजबूत कितना था, जैसा जूलियस सीजर जैसा ब्रेव था, क्योंकि पुराने रोमन्स की कहानियां बहुत ज़्यादा है। वो जंगें लड़ते थे और उनमें जो बादशाह जो था, खासकर जो जूलियस सीजर हुआ करता था, ये काफ़ी बहादुर था और ये जंगों में अकेला, बहुत सारी जंगों में अकेला बच निकला। Swam across and lived to carry as the manuscript he cherished to write land home his commentary. और ये अकेला था जो swam across, जो जैसे हमने उसमें पढ़ा कि जो गुलिवर among the little people, कि जब सारे लोगों ने दे jumped into the sea और सारे के सारे वो ड्रॉन हो गए और सिर्फ एक बचा, कौन? गुलिवर बचा। तो यहां पर भी जब सारे जो है उसमें डूब गए तो वो किस तरह से गुलिवर बचा था? ही स्वयं अक्रॉस, और इसने भी वो तैरता हुआ दूसरे उस तक पहुंचा और अपने साथ जो ये कहानी अपने पास महफूज कर ली बताने के लिए लोगों को। तो इस चूहे ने फिर अपने चूहे के उस दुनिया में फिर ये कहानी उनको बताई कि हमारे साथ क्या हुआ, सारे के सारे किस तरह डूब गए। तो उसने अपने लोगों को कहानी सुनाई। समझ आई बात? तो ये इसकी जिसको हम कहते हैं, ये इसकी एक्सप्लेनेशन थी। और अब इसके न्यू वर्ड जो हमने पढ़े, अडॉप्ट, रिंकल, स्प्रिंकल, एयर, शिल नोट, मटर, ग्रम्बलिंग, रंबल, टम्बल, प्लाडर, प्लाड, फ्रिस्कर, फ्रिस्क, कॉकटेल्स, प्रिक, विस्पर, प्लंज, स्टाउट, जूलियस सीजर। अब इसकी ग्लॉसरी जो है, जो आपके उसमें दी हुई है ग्लॉसरी, इसमें है अडॉप्ट का मतलब है एक्सपर्ट यानी माहिर को हम कहते हैं। रिंकल, हेयर फोल्ड्स दैट अपीयर ऑन स्किन और लिप्स व्हाइल टॉकिंग। तो झुर्रियां जो हमारे चेहरे पर पड़ती है, ये मन ज्ञानी वनन कशिर पर बुथिस आसन। तो जब पाइप को हम उसमें मुंह में डालते हैं तो झुर्रियां आ जाती है मुंह पर, तो इसी से यहां मुराद है। स्प्रिंकल का मतलब है ड्रॉप और स्प्रेड स्मॉल पीसेस और अमाउंट ऑफ समथिंग ओवर समथिंग। जब हम किसी चीज को किसी चीज के ऊपर फैला के फेंके हैं तो उसको हम स्प्रेड कहते हैं। एयर, आर्केक, बिफोर, ये बिफोर के लिए पुराने ज़माने के जो वर्ड्स अब इस्तेमाल नहीं होते उनको आर्केक कहते हैं। तो ये पुराने ज़माने में इस्तेमाल होता था। इसका मतलब है बिफोर, इसका मतलब है बिफोर यानी कबल अज़ीं। श्रिल नोट दैट इज लाउड साउंड, बहुत तेज साउंड। हमने कहा पहले मटरिंग, फिर ग्रम्बलिंग, फिर रम्बलिंग। समझा? तो ग्रम्बल मेक ए लो हैवी साउंड, लो हैवी साउंड। रंबल मेक ए कंटिन्यूअस साउंड। और टम्बल का मतलब है फॉल डाउन सडनली एंड क्विकली, बहुत यानी गिरना या चलते हुए लहराते हुए गिर जाना। प्लॉडर दैट इज ए नाउन, ए पर्सन हु वॉक स्लोली। तो ग्रेव, ओल्ड प्लाडर्स, तो वो शख्स जो आहिस्ता चलता हो। प्लाड वर्ब जब हम इस्तेमाल, दैट इज वॉक स्लोली। अगर आप किसी को देख रहे हैं, किसी बूढ़े को चलते हो, यू कैन से दैट ही इज प्लॉडिंग, वो आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। बूढ़े के चलने को हम प्लॉड कहते हैं। और फ्रिस्कर ये भी नाउन है, ए पर्सन हु मूव्स प्लेफुली, जो बड़े हंसी खुशी है इसके वट तुलन तुलन पाकन। तो आप करते हो, कभी कभी एक टांग उछालते हो, कभी दूसरी टांग उछालते हो, दैट्स कॉल्ड फ्रिस्क। उसको क्या बोलते हैं? फ्रिस्क। और फ्रिस्क वर्ब है टू मूव प्लेफुली। और कॉकटेल का मतलब है बेंड देम अपवर्ड्स एंड साइडवेज, यानी जब दुम को कोई ऊपर या ऐसे दाएं बाएं हिलाए जैसे घोड़ा हिलाता है। प्रिक, विस्पर, रेज देम। अच्छा, ये विस्कर है, इसने यहां मैंने विस्पर लिखा है, ये तो आत्मा विस्पर ही लिखित। हाँ, ये विस्कर है, ये विस्कर्स है। तो विस्पर विस्पर हो गया, ये विस्कर है, यानी इसका मतलब है अपने जो विस्कर्स हैं उनको रेज करना, मूंछों को ताव देना, इस तरह से हम कह सकते हैं। प्लंज दैट इज फॉल और जंप फ्रॉम ए हाई प्लेस, जब हम किसी चीज के अंदर छलांग लगा दे तो फिर उसमें डूब जाना, उसको प्लंज कहते हैं। स्टाउट, ब्रेव एंड स्ट्रांग, जैसे जूलियस सीजर लिखा है, ग्रेट रोमन किंग, मैंने आपको ये पहले ही बताया।
तो ये थी हमारी पोम, और ये पोम जो है इसको आप एक मरतबा फिर आप इसको देखेंगे एंड यू कैन एक्चुअली सिंग इट, और इसको आप उसी तरह से सिंग कर सकते हैं। Smiling first a little smile as if he knew what magic's love, like that। तो आप इसको ऐसे into the street the piper step, तो वैसे वो रे मा रे, वो 4-5 वो नोट्स में आप इसको गा सकते हैं और घर में आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसकी राइम स्कीम के बारे में मैं आपसे अभी बात करूंगा, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए वीडियो को बंद करेंगे।